टू माय चैनल वाईटी एजुकेशन क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आईसीएसई क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 3 जो कि है लॉज ऑफ मोशन। तो अब लॉज ऑफ मोशंस ये क्या है? ये न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था। ये फंडामेंटल 3 लॉज ऑफ मोशन इसमें आप पढ़ोगे और इसके अलावा इसमें आप ग्रेविटेशन ही पढ़ोगे। तो बच्चों, जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो मोशन, रेस्ट एंड मोशन वाले चैप्टर में, कि जैसे हमने कि पढ़ा कि मोशन होता है, रेस्ट होता है, मोशन होता है। तो मोशन कैसे होता है? मोशन खुद से स्टार्ट होता है या उसको एक्सटर्नल इफर्ट की ज़रूरत होती है? कोई एक्सटर्नल इफ़र्ट लगेगा तभी मोशन होगा या खुद से मोशन हो जाएगा? और हम कैसे किसी चलते हुए मोशन को स्टॉप कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो एक्सटर्नल इफ़र्ट जो चाहिए, तो सबसे पहले गैलीलियो ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया। फिर उसके बाद इसाक न्यूटन ने फर्दर क्या किया, डेवलप किया गैलीलियो के आइडिया को ऑन फोर्स एंड मोशन, और उन्होंने अपने 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन प्रेजेंट किए, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में हम एक और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हो आप। तो फोर्स, अब फोर्स होती क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर पुश और पुल करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करते हैं तो वो चलने लगती है, एक्सीलरेट होती है, रिटार्ड या स्टॉप हो जाती है, चेंज द डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो ये जो पुश और पुल होता है इसे हम कहते हैं फोर्स। अब फोर्स को हम ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, और ना ही इसको फील कर सकते हैं। अब फोर्स किस प्रकार ये एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको कि फोर्स हुआ, फोर्स लगाया हमने, तो इसके हम इफ़ेक्ट के द्वारा, फोर्स के द्वारा जो इफ़ेक्ट होता है उसके उसके हिसाब से हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ इस चीज़ पे फोर्स लगा। अब देखो, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में, किसी रेस्टिंग ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकती है फोर्स, और किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ दोनों ही चेंज कर सकती है। तो फोर्स के डिफिनीशन क्या है? अ फोर्स इज दैट एक्सटर्नल पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अ फोर्स में आल्सो चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? एक एक्सटर्नल पुश और पुल है ऑन एन किसी भी ऑब्जेक्ट पे टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर रेस्ट पे है तो उसे मोशन में लाने के लिए, मोशन में है उसे रेस्ट में लाने के लिए, या किसी ऑब्जेक्ट की शेप साइज चेंज करने के लिए। इसे हम कहते हैं फोर्स। अब देखो, 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में जब जब दो फिजिकली कॉन्टैक्ट होते हैं, 2 चीज़ जब फिजिकली कॉन्टैक्ट हों तो उन फिजिकली कॉन्टैक्ट में आए तो उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अब जैसे तुम फुटबॉल मारते हो तो उसमें तुम्हारी लेग और फुटबॉल दोनों कांटेक्ट में आती हैं, तो ये हो गया कांटेक्ट फोर्स हमारा। अब जैसे रेलवे इंजन चलता है तो रेलवे इंजन किसके साथ चलता है? स्टेशनरी ट्रेन के साथ। तो इस वजह से दोनों कांटेक्ट में है, तो इसे क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स आते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में जैसे तुम चलते हो, जब कोई चीज़ किसी चीज़ पे रोल करती है, जैसे बॉल फेंकते हो तो बॉल रुक जाती है। क्यों? क्योंकि बॉल कांटेक्ट में आ जाती है सरफेस के साथ, किसी भी सरफेस के साथ, हार्ड फ्लोर के साथ। तो इसमें 2 चीज़ें कांटेक्ट में आई, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स हो गया तुम्हारा। इसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी होता है तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स। कोई चीज़ रखी है और उस पे जो अपवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसे तुम कहते हो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसी वजह से तुम कोई चीज़ कभी कभी नीचे फेंकते हो तो वो नीचे नहीं जाती है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है। फिर टेंशन फोर्स इन अ स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स मतलब टेंशन, जैसे कोई देखो यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है तुम्हारा, टेंशन टेंशन फोर्स, ये तुम्हारी यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया हमने, यहाँ से भी टेंशन लग रहा है। तो वेट ऑफ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट ये ले लो, इसको स्ट्रिंग ले लो, इस चीज़ को, ये जो दिख रहा है, और ये तुम्हारा रिजिड सपोर्ट हो गया। तो ये तुम्हारा, यही है तुम्हारा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को तुम सिंबल टी से भी इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो।
टेंशन फोर्स को। तो टेंशन फोर्स होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग, इसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स। ये तो हो गया तुम्हारा टेंशन फोर्स इन अ स्ट्रिंग। एक होता है टेंशन फोर्स इन अ स्प्रिंग। जब तुम स्प्रिंग को देखना, जब तुम खींचते हो और छोड़ते हो तो उसमें टेंशन लग रही होती है, दोनों चीज़ों में टेंशन लग रही होती है। वहीं होता है टेंशन फोर्स इन अ स्प्रिंग। अ फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलाइजन, तो वो भी क्या होता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो दो चीज़ें जा रही हैं, टकराएंगी तो कांटेक्ट में आएंगी, कांटेक्ट में आएंगी तो ये तुम्हारा हो गया कांटेक्ट फोर्स। तो कोलिजन फोर्स भी तुम्हारा एक तरीके से कांटेक्ट फोर्स होता है। फिर देखो अगला है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जिसमें दो चीज़ें कांटेक्ट में ना आए, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। सन अर्थ सन के अराउंड घूमती है इस तरीके से, तो इसमें कांटेक्ट में नहीं आ रही है अर्थ सन के, तो ये क्या हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स तुम्हारा। तो जिसमें नॉन कांटेक्ट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी तुम्हारा नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सभी जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, वन चार्ज ऑब्जेक्ट और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को रख दो उसी, और उसमें जो फोर्स लगती है उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ये नेचर में अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। फिर एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के द्वारा होता है, ये सब जानते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट एंड द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आगे है तुम्हारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन कांटेक्ट फोर्स को। तो इसमें क्या होता है, एक रीजन क्रिएट होता है जिसे हम फील्ड बोलते हैं। जैसे अर्थ सन के अराउंड घूम रही, तो ये फील्ड क्रिएट किया इसने। तो इसमें क्या होता है, रीजन एक फील्ड तरीके का बनता है, एक रीजन बनता है आसपास, जिसे हम कहते हैं फील्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स में। अराउंड अ मास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अराउंड अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, इस तरीके से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक क्या होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। अब मैग्नीट्यूड जो होता है इन फोर्सेस का, ये क्या करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ये जितनी दूर जाएगी मैग्नीट्यूड उतना मतलब उल्टा होता जाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब इनका जो शेप है, ये देखो ये पास में है थोड़ा, यहाँ थोड़ा दूर आ गई, यहाँ थोड़ा और पास आ गया। तो सबसे ये देखो यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखो, यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखो, तीनों सेम है। पर यहाँ से देखोगे तो ये सबसे पास है, ये थोड़ी दूर है, ये थोड़ी दूर है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी ज़्यादा है, फिर मतलब इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। तो जितना दूर जाएगा उसकी मैग्नीट्यूड उतनी कम होती जाएगी। तो इसकी सबसे कम है, इसकी सबसे ज़्यादा है। फिर देखो आते हैं हम अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। तो पहला लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, वो क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन अनलेस कंपील्ड बाय सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स। अब न्यूटन के इस लॉ के मुताबिक क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जब तक कोई फोर्स ना लगे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसी में रहती है, ओरिजिनल पोजीशन में ही रहती है। अगर रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहती है, मोशन में थी तो मोशन में रहती है, अगर कोई उस पर अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा है। अब देखो इस लॉ के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट के हिसाब से क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है। क्योंकि हम रोज़ देखते हैं, जैसे देखो हाउस, अपना घर, स्कूल, ये सब क्या है, रेस्ट में ही तो रहती हैं। जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये चलेंगी नहीं चलेंगी। दूसरे पार्ट ऑफ लॉ में क्या है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगी अगर तुम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। लेकिन अगर इस पर क्वेश्चन बन सकता है, अगर इस पर तुम क्वेश्चन बनाओ कि एक बॉल को हम जब सरफेस पे चलाते हैं तो वो रुक क्यों जाती है, तो इस वजह से रुकती है क्योंकि बॉल पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है, इस वजह से वो रुक जाती है। तो ये भी पार्ट ऑफ लॉ क्या है, सच है, दोनों पार्ट ऑफ लॉ सही हैं, ट्रू हैं।
अब देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, डिफाइन फोर्स डिफाइन करता है। अब देखो ये लॉ न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की मैग्नीट्यूड लार्ज है तो वो ऑब्जेक्ट की मतलब रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म लीनियर पोजीशन मोशन को चेंज कर देगा। और ऑब्जेक्ट की अगर मैग्नीट्यूड मतलब एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स की अगर मैग्नीट्यूड कम है तो वो क्या करेगा, इट टेंड्स टू चेंज, वो टेंड करेगा चेंज करने के लिए पर वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से हम फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। या तो वो चेंज कर सकती है या टेंड्स टू चेंज मतलब प्रयास कर सकती है चेंज करने का। अब देखो इसमें एक होता है इनर्शिया एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब जैसा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से हर ऑब्जेक्ट क्या करती है, रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अब देखो द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टेट रेस्ट और टू कीप मूविंग अलॉन्ग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। इसे ही हम इनर्शिया बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करती है, अगर वो अनडिस्टर्ब है तो वो अपने रेस्ट पोजीशन या मोशन में ही रहती है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, इज इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इट विच इट कैन नॉट चेंज बाय इट्स सेल्फ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है इनर्शिया जिसके मतलब द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी खुद से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकता। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है, मास पे। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, तो इसका मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया मोशन, तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीनों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई मतलब ऑब्जेक्ट अपनी खुद की मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करना चाहे तो उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में भी जो देखते हैं, जैसे अगर कोई बस या कार चलने लगती है एकदम से तो पैसेंजर क्या होते हैं पीछे, और ये आप लोग के साथ भी होता होगा, पैसेंजर पीछे 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 मतलब गिरने लगते हैं पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि उस समय जो बस और कार होती है वो बस और कार जो होती है वो भी रेस्ट में होती है और उसके पैसेंजर्स भी रेस्ट में होते हैं। और एकदम से बस और कार जब चलने लगती है तो क्या होता है, जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो क्या होता है, कांटेक्ट विद सीट के कांटेक्ट में आ जाता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो मोशन में आ जाता है व्हीकल के साथ। सीट के साथ अगर कांटेक्ट में आएगा तो मतलब व्हीकल के साथ ही कांटेक्ट में आ गया तो मोशन होने लगा। तो इस वजह से जो हमारी अपर पार्ट होती है बॉडी की, स्पेशली हेड, वो क्या करती है, टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस वजह से क्या करते हैं, पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, पैसेंजर क्या बैकवर्ड पीछे गिर जाते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यही चीज़ है, अगर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उसी स्थिति में रहना चाहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में और मोशन में है तो मोशन में, इसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना चाहे। फिर एक एग्जांपल और देखो, जैसे हम किसी कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उससे बाहर। क्यों आते हैं? क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं कारपेट के वो मोशन में आ जाते हैं। इस वजह से क्या, लेकिन डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, फाइबर्स तो कारपेट के मोशन में आ जाते हैं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को मतलब बनाए रखना चाहते हैं। इस वजह से वो गिर जाते हैं, फॉल बिहाइंड, पीछे गिर जाते हैं। अब देखो अगर हम एक ही बार एक एग्जांपल देखो, अगर हम एक मतलब तेज़ी से हिलाने लगते हैं पेड़ के ब्रांच को तो जो कुछ लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं ट्री से, वो गिर जाती हैं। क्यों गिर जाती हैं? क्योंकि जब हम ट्री को हिलाते हैं तो वो मोशन में आ जाती है, लेकिन जो लीव्स फ्लावर फ्रूट हैं वो अपनी रेस्ट की स्थिति बनाए रखना चाहती हैं। इस वजह से क्या होती हैं, वो ब्रांच से कंसिक्वेंटली दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रांच एंड फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, गिर जाती हैं। फिर ये तो हो गया तुम्हारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इसके कुछ एग्जांपल्स। अब देखो इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन।
अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मतलब उसी स्थिति में बने रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही बना रहना चाहता है, उसे ही हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखो अगर कोई ड्राइवर, बस का ड्राइवर एकदम से तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहा है और एकदम से ब्रेक अप्लाई करता है, तो क्या होता है, पैसेंजर्स आगे की तरफ मतलब गिरने लगते हैं। क्यों गिरने लगते हैं? क्योंकि देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में देखा था हमने, पैसेंजर पीछे गिरते हैं और यहाँ आगे गिरते हैं पैसेंजर। वहाँ से एकदम से चलने लगी थी, यहाँ एकदम से रुक गई। तो ये क्यों होता है? देखो जब बस चलती है तो दोनों क्या होते हैं, पैसेंजर्स और बस दोनों स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, और बस एकदम से रुकती है तो हमारी लोअर पार्ट जो होती है वो क्या आती है, कम्स एट रेस्ट पे आ जाती है। लेकिन जो अपर पार्ट है वो मोशन में ही बने रहना चाहती है। तो इस वजह से क्या होता है, हम एक फॉरवर्ड पुश एक्सपीरियंस करते हैं। अब देखो अब एक एथलीट को देखा हो जाए, कुछ स्टेप्स रन करता है बिफोर टेकिंग एग्जाम। क्यों? क्योंकि मतलब वो इस हिसाब से वो अपनी स्पीड गेन कर लेता है और अपनी इनर्शिया ऑफ मोशन को बढ़ा लेता है। और इनर्शिया ऑफ मोशन जब उसकी बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, मतलब तेज़ी से भागने में एबल हो जाता है, तेज़ी से वो मतलब कूद सकता है, जंप कर सकता है इस वजह से। अब देखो कोई भी पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड विद हिज फेस डाउनवर्ड वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम अ रनिंग बस और ट्रेन। अगर तुम एक किसी भी बस और ट्रेन से कूदे, चलती बस और ट्रेन से, तो क्या होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, क्या होता है कि आप गिरते हो, मुंह के बल गिरते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो अगर कोई मतलब पर्सन बस से उतरता है, चलती बस से उतर रहा है, तो उसके जो पैर होते हैं वो ग्राउंड को टच कर लेते हैं और रेस्ट में आ जाते हैं। लेकिन जो उसकी अपर पार्ट होती है वो मोशन में ही बने रहना चाहती है, इस वजह से पर्सन आगे गिर जाता है। फिर देखो और एग्जांपल देख लो, गेम ऑफ क्रिकेट में फास्ट बॉलर कुछ पहले दूर दौड़ता है फिर बॉल फेंकता है। क्यों? क्योंकि इस वजह से वो लार्ज इनर्शिया ऑफ मोशन गेन कर लेता है और उसे इससे क्या मदद मिलती है कि वो फास्टर पेस के साथ बॉलिंग कर सकता है, फास्टर तेज़ गति के साथ बॉलिंग कर सकता है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब अगला है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर वो अपनी एक डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है तो इसे क्या कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है तो क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो। अब कोई भी फास्ट मूविंग बस और कार अगर एक कर्व लगाती है रोड पे, एक कर्व सा एक सर्कल एक तरीके का बना देती है, तो जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं बस और कार में वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड पुश, बाहर की तरफ उन्हें लगता है कि हमें बाहर की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये क्यों वजह होता है? क्योंकि पैसेंजर्स जो होते हैं वो टेंड्स टू रिमेन इस डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस वजह से क्या होता है, वो एक बाहरी धक्का एक्सपीरियंस करते हैं, आउटवर्ड पुश। अब देखो इसके बाद है तुम्हारा अगला टॉपिक मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? कुछ पहले एग्जांपल देख लो मोमेंटम को समझने से पहले। अब क्रिकेट बॉल जो होती है वो बहुत हैवियर होती है टेनिस बॉल से। अब क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल दोनों सेम वेलोसिटी के साथ जा रही हैं, तो हमें पता है कि मोर फोर्स हमें करना पड़ेगा, मोर फोर्स रिक्वायर होगा टू कैच द क्रिकेट बॉल, लेकिन लेस फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू कैच द लाइटर टेनिस बॉल होगा। कोई क्रिकेट बॉल को कैच करते हो तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगता है, टेनिस बॉल हल्का होता है तो उसमें कम फोर्स लगता है। फिर देखो कोई भी पर्सन बुलेट के साथ अपने हाथों से खेल सकता है, लेकिन वहीं बुलेट से निकली हुई फायर उसे मार डालती है। इन अबव ऑब्जर्वेशन को से हमें क्या पता चलता है, क्या पता चला? वी कंक्लूड दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स बोथ ऑन इट्स मास एज वेल एज वेलोसिटी। दोनों पे ही डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी दोनों पे ही उसकी जो इम्पैक्ट है वो डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी। तो जो इन अदर वर्ड्स सम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस एग्जिस्ट विच कंबाइंस द ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। इसी न्यूटन्स इंट्रोड्यूस वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम। इसी से न्यूटन्स ने एक प्रॉपर्टी बनाई मोमेंटम, जिसे हम बोलते हैं। अब देखो डिफिनीशन ऑफ मोमेंटम। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम लिखोगे P इज इक्वल टू m इंटू वी, या मोमेंटम पूरा लिख सकते हो और मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हो। तो इस रिलेशन से हमने क्या कैलकुलेट किया, फॉर अ गिवन वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास।
मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो मोमेंटम कम होगा। दूसरी चीज़ क्या है, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मतलब इसमें भी वही चीज़ है, मास वेलोसिटी मतलब किसी मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मास कम होगा तो वेलोसिटी कम होगा, वही चीज़। अब मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम में दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, इसलिए मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है, अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ मास निकाल लो, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी निकाल लो। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड -1, तो क्या लिखोगे, केजी ms-1, ये हो गया तुम्हारा मोमेंटम का ऐसा यूनिट, ये चीज़। अब देखो जैसे इस पे एग्जांपल देख लो, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 किलोग्राम ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें देख लो मास ऑफ बॉल क्या कर लोगे तुम, 0.15 किलोग्राम है, 0.15 किलोग्राम, और वो क्या है तुम्हारा 144 किलोमीटर पर आवर, तो उसको तुम मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18, ये क्या है 40 मीटर पर सेकंड -1। तो क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या है तुम्हारा 0.15 इंटू 40, वेलोसिटी है तुम्हारी क्या आ जाएगा 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड -1, ये हो गया तुम्हारा मोमेंटम। और देखो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो ये क्या स्टेटमेंट देता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एंड बैलेंस्ड फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब इस लॉ के द्वारा क्या न्यूटन बताना चाह रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम को क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द अप्लाइड एंड बैलेंस फोर्स। अगर तुम ज़्यादा तेज़ से उससे फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा तेज़ से मोमेंटम होगा, कम तेज़ से फोर्स लगाओगे तो कम तेज़ से मतलब मोमेंटम होगा। तो और जो मोमेंटम होती है वो किस दिशा में जाती है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स में। अगर तुम बॉल को एक लात अगर लात मारते हो, फीट मारते हो, तो क्या आता है, बॉल उसी डायरेक्शन में जाता है। बॉल किसी अलग डायरेक्शन में जाए तो उसी डायरेक्शन में जाता है, इसी वजह से जाता है। अब देखो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करें अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, तो देखो लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी इनिशियली टाइम t में, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी इनिशियली मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी के साथ कोई मास ऑब्जेक्ट मास m की घूम रही है, चल रही है। अब इस पर कोई हमने कांस्टेंट फोर्स F लगा दिया, F लगाया, फोर्स अप्लाई किया, सो दैट इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड टू अ वेलोसिटी v इन टाइम t। अब ये v पे आ गए, u से v पे आ गए टाइम t में। तो अब क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट p1 क्या हुआ, mu मास था और इनिशियल वेलोसिटी थी। फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट p2 इज इक्वल टू mv, मास है और फाइनल वेलोसिटी है। टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, तुम क्या लिखोगे, p2 - v1, तो mv - mu लिखोगे, या m बाहर लिखोगे और v - u ब्रैकेट में अंदर लिखोगे। एज द चेंज इन मोमेंटम हैज़ टेकन प्लेस इन टाइम t, तो क्या लिखोगे तुम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p2 - p1 और t - 0, इस तरीके से लिखोगे। ये क्या हो जाएगा, mv - u बाई t, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से मोशन के, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो क्या होगा, फोर्स प्रोपोर्शनल का साइन बनाओ, mv - u बाई t क्या होगा, F इज इक्वल टू k mv - u बाई t, ये हो जाएगा तुम्हारा km v - u बाई t, ये हो जाएगा तुम्हारा v - u बाई t। अब ये क्या है, k क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। मोर ओवर बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v - u, पिछले चैप्टर में बताए थे, अपॉन टाइम टेकन t। तो क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू KMA लिखोगे, KMA। तो इसको तुम क्या लिखोगे, अब देखो मास को तुम वैल्यू रख लो 1, देखो मास की वैल्यू रख लो 1, एक्सीलरेशन की वैल्यू रख लो 1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1,
ये भी तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू क्या लिखो, k इंटू 1, वो वैल्यू तुम्हारी k की क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी k की वैल्यू तुम्हारी। तो क्या लिखोगे, f इज इक्वल टू एम ए, इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके क्या आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला, f इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है, f इज इक्वल टू एम ए। अब देखो, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट जो फोर्स होती है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वो क्या होती है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन इट बाय द फोर्स, दोनों को f इज इक्वल टू एम ए इसी हिसाब से हम बोलते हैं। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय इट, उसी दिशा में डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, मतलब एक्सीलरेशन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, यही चीज़। अब देखो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, जैसा कि एम ए जानते हो, एम क्या होता है 1 यूनिट, ए भी 1 यूनिट होता है, तो एफ इज इक्वल टू 1 इंटू 1, तो एफ भी क्या होगा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट फोर्स इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास बोल सकते हो। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, ऐसा ही यूनिट सिस्टम, द यूनिट ऑफ मास इज के जी, यूनिट ऑफ मास होता है, और यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड माइनस 2, ये होता है तुम्हारा। तो फोर्स इज सेड टू बी 1 SI unit which produces an acceleration of 1 meter per second in an object of 1 kilogram mass. This unit of force is a Newton and its symbol is N। इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो। तो इसको हम क्यों, हमने ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्यों लिखा है, इन ऑनर ऑफ सर इसाक न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg लिख सकते हो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg, इस तरीके से ms माइनस 2, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये लिख सकते। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, सीजीएस यूनिट में यूनिट ऑफ मास क्या होता है, ग्राम, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 2, देयरफॉर द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 ग्राम सेंटीमीटर, ये होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर, एंड द यूनिट इज कॉल्ड डायन। 1 डायन फोर्स को क्या बोलते हैं, 1 डायन फोर्स इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 ग्राम मास। 1 डायन क्या लिख सकते हैं, 1 डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन देख लो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड माइनस 2, तो क्या लिखोगे तुम इसको, 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर एस माइनस 2, क्या लिखोगे 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 2, इसको हम 10 की पावर 5 डायन भी लिख सकते हो तुम इसको। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 डायन, और 1 डायन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन हो सकता है। अब देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कंसिस्टेंट है विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दोनों मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखो कैसे मैथमेटिकल इक्वेशन से क्या होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, अभी हमने देखा। तो एफ इज इक्वल टू अगर जीरो रहेगा देन इट इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन भी जीरो है, बिकॉज मास एम कैन नॉट बी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, मास जीरो नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ अ नेट एंड बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई फोर्स नहीं लग रही किसी ऑब्जेक्ट पे तो जाहिर सी बात है उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, वो चलेगा ही नहीं, तेज से दौड़ेगा नहीं, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लिनियर मोशन में चलता रहेगा जैसे वो चल रहा है। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, वो चलता ही रहेगा अपने मोशन में, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन हो क्या, वो अपने मोशन में मतलब चलता ही रह रहा है, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे चलेगा, मोशन में तो मोशन में, तो मोशन में मोशन चल रहा है तो वही चीज़ हो गया। तो दिस इज क्लियर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड वाइस वर्सा। अब देखो सम एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन या एग्जाम्पल बोल सकते हैं।